हाय एवरीवन, मैं हूं संदीप। स्वागत करता हूं फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल संदीप स्टडी सेंटर पे। आपको पता ही है हम लोग छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजाति पे बात कर रहे हैं। इसके पहले हमने 4 वीडियो बना रखी है जहां पे छत्तीसगढ़ की जनजातियों को परिचय हमने दिया है। उसके बाद सबसे बड़ी जनजाति छत्तीसगढ़ की गोंड पे हमने बात कर ली है। उसके बाद छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजाति पे हम बात कर रहे हैं, उसमें भी पहाड़ी कोरवा ख़त्म कर चुके हैं। पिछले क्लास मैंने कहा था कि एक सिंगरी उनका त्यौहार है पहाड़ी कोरवा में, जहाँ पे आप क्रॉस चेक करेंगे जाके, मतलब उसको सुधार लेंगे। वो 5 महीने में बताया था, उसको 5 महीने में एक बार बताया था। इसको ना लिख करके आप 5 वर्ष लिखेंगे तो ये आपका सही हो जाएगा, 5 वर्ष। बस ये बताना चाह रहा था। तो आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा, कमार जनजाति और अबुझ माड़िया जनजाति पे। तो पहला हम डिस्कस करेंगे अबुझ माड़िया जनजाति पे। और आपको मैं बता दूं, ये अबुझ माड़िया जनजाति एक ख़त्म करने के बाद 2 ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद कमार जनजाति जैसे हम आएंगे तो 3 आपका ख़त्म हो जाएगा। इट मीन्स छत्तीसगढ़ के विशेष पिछड़ी जनजातियों की संख्या 7 है। उनमें से आज हम 2 कर लेंगे, अबुझ माड़िया और साथ में कमार देख लेंगे। तो अबुझ माड़िया और कमार, और इसके पहले वाले वीडियो में हमने पहाड़ी कोरवा पे बात ऑलरेडी कर रखी है। तो इस प्रकार आपका टोटल 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा टोटल। तो हम स्टार्ट करते हैं आज अबुझ माड़िया जनजाति के बारे में। आदतन हम लोग जैसे वर्गीकृत करते आए हैं, टॉपिक को सब टॉपिक में बांटते आए हैं, वैसे ही आज भी जाएंगे। अरे हो जाएगा आपका अबुझ माड़िया जनजाति। इसमें क्या क्या देखेंगे वो पहले देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसका सबसे पहले आपको जनरल इंट्रोडक्शन दूंगा कि ये है क्या चीज़, और उसके बाद दूसरी चीज़ है इसकी उत्पत्ति हम लोग देखेंगे। ऐसा फॉर्मेटिंग करने से आपको वीडियो के 1 मिनट में ही पता चल जाता है कि वीडियो जितना देर तक बनेगी वहाँ कितना हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो दूसरी चीज़ हम उत्पत्ति देख लेंगे। उसके बाद आप तो जानते हैं जिले देख लेंगे, इसको हमने संकेद्रण का नाम दिया है, तो जहाँ पे निवास करते हैं अबुझ माड़िया जनजाति। फिर इनके जीवन के बारे में हम देखते हैं। जीवन 2-3 प्रकार का होता है। सामाजिक जीवन हमने कहा है, सांस्कृतिक की बात करना है, उसके बाद आप धार्मिक की बात करना है। तो सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, इसके साथ में आर्थिक जीवन इनका देख लेना है। और फिर जो बच जाता है उसको हम लोग मिसलेनियस पॉइंट पे चर्चा करते हैं। तो ये रहा ओवरऑल आपका एक फॉर्मेट जो आपको कॉपी के एक कोने में बना के रखना है। ये क्या होता है, जब ख़त्म करते हैं हम लोग, पढ़ के ख़त्म करते हैं, तो रिवाइज के लिए बहुत काम आता है। जैसे कि बार बार आँख बंद करके ना देखना, आँख बंद करके बोलना, उससे अच्छा है ऐसे कॉपी के कोने में लिख लेंगे इसको और इसी को देख के रिवाइज कर लेंगे। तो ये एक फ़ायदा ये होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसके जनरल इंट्रोडक्शन से। सबसे पहले बता दूं, अबुझ माड़िया एकदम से कुछ अलग चीज़ नहीं है। इसके नाम के लास्ट में छुपा है माड़िया। ये देखो आप, अबुझ माड़िया, तो वास्तव में ये माड़िया जनजाति ही है। मैंने कि माड़िया गोंड को ही अबुझ माड़िया कहा जाता है। तो मैं क्या कहा, माड़िया गोंड, माड़िया गोंड को ही अबुझ माड़िया कहा जाता है। और ये अबुझ माड़िया, ये टोटल अबुझ माड़िया हो गया, माड़िया गोंड को कहते हैं। ये अबुझ माड़िया गोंड की ही उपजाति होती है। यहाँ तक क्लियर। सेकंड चीज़ है, जैसा कि गोंड अपने आप को कोयतोर कहते थे, उसी प्रकार अबुझ माड़िया अपने आप को मेटा कोयतोर कहते हैं। दोनों में फ़र्क कुछ भी नहीं है। वहाँ पे हमने कोयतोर का अर्थ पर्वतवासी कहा था, यहाँ भी कोयतोर का अर्थ पर्वतवासी है। ठीक, तो मैंने कहा वास्तव में अबुझ माड़िया, माड़िया गोंड को ही कहा जाता है, और ये अबुझ माड़िया गोंड जनजाति की उपजाति है। और उसी प्रकार जैसा गोंड खुद को कोयतोर मानते हैं, वैसा ही अबुझ माड़िया खुद को मेटा कोयतोर मानते हैं। एकदम क्लियर है। तो ये रहा इनका जनरल इंट्रोडक्शन। इसके अतिरिक्त अब हम उत्पत्ति के संबंध में कुछ देखेंगे। इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको आराम से सुनिए उत्पत्ति हुई कैसे। जैसे कि मैंने कहा माड़िया गोंड, सुनेंगे इसको, माड़िया गोंड इस जनजाति, मतलब माड़िया गोंड को ही अबुझ माड़िया कहा जाता है। ये कहा क्यों जाता है, सबसे पहले देखिए, ये बहुत थोड़ा सा हास्य वाली भी बात है कि माड़िया गोंड, इसके 2 प्रेमी जोड़ी, यानी कि एक लड़का और एक लड़की, ठीक है। तो माड़िया गोंड के प्रेमी युगल, ये दोनों सामाजिक डर से, समाज में डर से भाग के इस क्षेत्र में आके बस गए, यानी कि माड़ वाले क्षेत्र में। इसको अबुझ माड़ क्षेत्र कहते हैं। तो माड़िया गोंड के 2 प्रेमी युगल, 2 प्रेमी जोड़े, ये सामाजिक डर से भाग के आकर कहाँ बस गए, अबुझ माड़ वाले क्षेत्र में बस गए। अब इन्हीं के वंशज क्या कहलाए, अबुझ माड़िया कहलाए।
बस एक की उदंती है, मान्यता है, इसको नहीं लिखेंगे, मैंने बता दिया, चलो थोड़ा बता दें। इसके बाद दो चीज़ तो हो गया, जनरल इंट्रोडक्शन पे बात कर ली है, वो फॉर्मेटिंग हमेशा याद रखेंगे क्योंकि हम लोग उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे और मेरी क्लास यही चलने वाली है, मैं फॉर्मेटिंग पे ही चलता हूँ, ठीक है। दो चीज़ हो गया, इंट्रोडक्शन मैंने बता दी है और दूसरा चीज़ मैंने उत्पत्ति संबंध में मान्यता बता दी है। अब हम देखेंगे जिले, इसको संकेंद्रण कहते हैं। तो माड़िया अबूझमाड़ का क्षेत्र एक ही है, नारायणपुर, तो इनका संकेंद्रण नारायणपुर में ही है, नारायणपुर में ही रहते हैं। आंशिक रूप से बीजापुर और दंतेवाड़ा में पाया जाता है, लेकिन आंसर नारायणपुर ही लेना है। तो ये जिले भी हो गए। अब हम इनके जीवन पे जाते हैं। जीवन पे जाने से पहले एक चीज़ मैं और फॉर्मेटिंग करना चाहूँगा यहाँ पे। जीवन 3 प्रकार के देखना है, सामाजिक जीवन और आर्थिक जीवन और सांस्कृतिक जीवन, और साथ में हम धार्मिक जीवन को जोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार हम सामाजिक जीवन पे एक फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, सामाजिक और सांस्कृतिक और साथ में धार्मिक भी ले लेंगे। इस पे एक फॉर्मेटिंग कर रहा हूँ, इसको भी जो मैंने लिखवाया है कोने में एक लिखेंगे, कॉपी कोने में बोल के, इसको भी वहीं पे ऐड करना है नीचे में। ये बहुत हेल्प करेगा, इससे आपको एकदम से पता चल जाएगा अब हमारे क्लास में क्या होने वाली है आगे। तो वो देखिए, सबसे पहले सामाजिक सांस्कृतिक जीवन के अंतर्गत हम पहले विवाह देखने वाले हैं, उसके बाद मृतक संस्कार देखने वाले हैं, इसके बाद आप लिख के रखेंगे मैं जो बोल रहा हूँ, कांडा 12, ये अटपटा नहीं समझेंगे, इसको लिख के रखेंगे, मैं समझाऊंगा। कांडा 12 इसको देखेंगे, उसके बाद एक सिरोही लिखेंगे। जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये फॉर्मेटिंग है, अनावश्यक टाइम खर्च नहीं करना है। और एक सिरहा लिखेंगे, विवाह मृतक संस्कार, कांडा 12, सिरोही सिरहा, इसको गायता भी कहते हैं, इवन ये आपका गायता हो जाएगा। इसके बाद इनके घर के बारे में देखेंगे, हम लोग घर के बारे में देखेंगे। घर इसलिए लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अलग अलग कक्ष का अलग अलग नाम है। तो ये रहा एक आपका सामाजिक जीवन के अंतर्गत और सांस्कृतिक जीवन के अंतर्गत। इसके अतिरिक्त हमें नृत्य भी देखना है इसी में, क्योंकि सांस्कृतिक जीवन में चल रहे हैं, और जो बचेगा मैं बता ही दूंगा। ये मोटा मोटी एक फॉर्मेटिंग हो गई। अब आपको समझ में आ जाएगा हमको करना क्या है, तो आप बस देखते रहिए, मैं सब मिटा रहा हूँ, मस्त आपको माइंड मैपिंग से पढ़ाऊँगा आज मैं। ये आपका विवाह है, ये देखेंगे तो 3-4 चीज़ है विवाह में। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल बिथेर लिखेंगे, मैं इसको बताऊंगा। विवाह 3 विवाह इसमें प्रचलित है, एक बिथेर है और दूसरा चीज़ है आपका ओडियत्ता। ये अजीब लगेगा नाम, ओडियत्ता, ठीक है। एक बिथेर, दूसरा ओडियत्ता, और तीसरा चीज़ हम बात करेंगे चूड़ी पहनावा। इसको जल्दी से इलिब्रेट कर देता हूँ। चूड़ी पहनावा लिखेंगे। बिथेर साहपलायन है, ठीक है, वही भाग के शादी करने वाली बात है, साहपलायन है। और ओडियत्ता है, ये घुसपैठ विवाह होता है, मैं विवाह वाला टॉपिक में करूँगा, बहुत बड़ा है। और चूड़ी पहनावा सिर्फ विधवा का नहीं, विडो यानी कि विधवा का नहीं है, ये दोनों एक होता है त्यागना और एक विधवा, तो दोनों मतलब अधिमान्य है, दोनों से विवाह कर सकते हैं। इनमें प्रचलित है, इसे चूड़ी पहनावा विवाह कहते हैं। तो विवाह खत्म हो गया है, अब आगे चलते। विवाह से कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक मैं समझ के चल रहा हूँ क्योंकि अच्छा से इलिब्रेट कर दिया हूँ। बिथेर विवाह, ओडियत्ता फिर से लिखेंगे, और चूड़ी पहनावा। और आपको जो इलिब्रेट फॉर्म चाहिए, इसके पहले मैंने जो यहाँ पे बताया, साहपलायन है भाग के करने वाला, और यहाँ पे जो चूड़ी पहनावा है जो कि विधवा या फिर परित्यक्ता के साथ शादी करने वाली चीज़ है। तो ये चीज़ हो गया, जिसको इलिब्रेट करना है इलिब्रेट करेंगे, और जिसको 1 लाइन फैक्ट ही लिखना है वो फैक्ट लिख सकते हैं। तो विवाह वाला मैं मिटा रहा हूँ, तो ये आपका ख़त्म होता है। फिर मृतक संस्कार में जाते हैं। ये भी ज़्यादा बड़ा चीज़ नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे हम लोग मृतक संस्कार में जाएंगे, तो सबसे पहले चीज़ बता दूँ, मृत्यु होने पर दफनाए जाते हैं, लेकिन दहन भी मना ही नहीं है। इट मीन्स दफनाए ज़्यादातर जाते हैं, दहन भी कर सकते हैं, ऐसा कोई मना वाली चीज़ नहीं है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है, उसको यहाँ लिख देता हूँ, एक इसे पहले लिखो फिर समझा रहा हूँ, हलान गट्टा, ठीक है। ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इनके जो मृतक संस्कार में। ये होता क्या है, जब भी किसी की मृत्यु हो जाती है, तो आप देखेंगे किसी की मृत्यु हो जाती है, उसकी याद में, उसकी स्मरण में एक स्तंभ गाड़ा जाता है, एक खंभा गाड़ा जाता है, और एक खंभा गाड़ा जाता है उसकी याद में, उसे हलान गट्टा कहते हैं। लेकिन उसकी अधिकतम लंबाई 8 मीटर होती है, ठीक है, 8 मीटर होती है, यानी कि 8 फीट होती है, आई एम सॉरी फॉर दैट। और उसकी लगभग चौड़ाई होती है 4 फीट। तो ये चीज़ है, ये हलान गट्टा एक स्मृति स्तंभ है,
जो इनके मृतक संस्कार के अंतर्गत आता है। तो ये हो गया मोटा मोटी चीज़, ठीक है। तो ये आपका मृतक संस्कार भी यहाँ पे ख़त्म होता है, ठीक। तो दो चीज़ हो गया, विवाह हमने कर लिया है और फिर मृतक संस्कार भी हमने कर लिया है। अब कांडा 12, ये देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कांडा 12 ये होती क्या है देखिए आप। हाँ सबसे पहले इस जनजाति की लड़कियाँ, ये लड़कियों का कौमार्य संस्कार है। कौमार्य संस्कार इट मीन्स इस जनजाति की लड़कियों का जो रजोदर्शन उम्र है, वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हैं उसको, उसके पहले कांडा 12 निकलता है। इसमें एक कांड शब्द आता है, कांड, ये वो वाला नहीं है जो आप सोच रहे हैं। कांड, यहाँ पे कांड का अर्थ है तीर। क्या कहा मैंने? एरो, तीर। तो लड़की की उम्र जो रजोदर्शन उम्र होता है उसके पहले उसका विवाह तीर के साथ किया जाता है। सही सुन रहे हैं आप, तीर के साथ किया जाता है। उसे तीर तो कांड को बोला जाता है। तो उस संस्कार को, उस कौमार्य संस्कार को कांडा 12 बोला जाता है, ठीक। ये है। तो कांडा 12 मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, वन लाइनर फैक्ट के लिए एकदम से बन जाएगा। और दूसरी चीज़ है, ये मेंस में पूछा जा सकता है, कांडा 12 किसे कहते हैं। इसको इनडायरेक्टली पूछना है, यदि उसको फंसाना है तो कौमार्य संस्कार बोला जा सकता है उसका, ठीक है। ये दो ही चीज़ से फंसाएगा। तो आपका 3 चीज़ खत्म हो गया। ये मैं मिटा रहा हूँ ना, 1 बाय 1 इसको लिखेंगे, फॉर्मेटिंग जरूर करेंगे, इससे पढ़ने में आसानी होगी। और मेरा तरीका यही है भैया। तो सिरोही आप देखिए, सिरोही क्या होता है? सिरोही होता है सामाजिक समागम स्थल। सामाजिक समागम स्थल इट मीन्स ये अपने समाज की बैठकें, समाज के सम्मेलन एक झोपड़ी में करते हैं जो कि जंगल में बनी होती है, ठीक है। उसे ही सिरोही कहा जाता है। तो इसको मैंने शब्दों से ही एलिब्रेट कर दिया है, सुन के लिख सकते हैं। अब सिरोही पे कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब ये भी ख़त्म हो जाता है। फिर हम आगे चलते हैं सिरहा पे। थोड़ा स्पीड हो रहा होगा क्लास, क्योंकि हमको कमार जनजाति भी ख़त्म करनी है। और मुझे लगता है आप वीडियो आराम से देखेंगे, समझ आ जाएगा। सिरहा या फिर गायता, ये नाम से ही स्पष्ट है। एक गायता में लिख लेता हूँ, ज़्यादातर नाम यही मिलता है। जनजातियों में ना जादू टोना, तंत्र मंत्र एक प्रकोप है। यानी कि तंत्र मंत्र, जादू टोना इसको मानते हैं, बहुत विश्वास करते हैं। उस टाइम की बात है। तो गायता ये तंत्र मंत्र इसके जानकार होते हैं, ठीक है। इसे गायता कहा जाता है। इसका सेकंड नाम सिरहा है, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत? तंत्र मंत्र के जानकार होते हैं, बस एक ही लाइन है। उसे गायता कहा जाता है या फिर सिरहा कहा जाता है। यहाँ तक मुझे नहीं लगता है किसी को दिक्कत होना चाहिए। अब यहाँ पे और आपको ऐड करूँगा, जो बोला हूँ वो ये चीज़ है मांझी। यहाँ पे एक ऐड करेंगे, सिरहा के बाद एक ऐड करेंगे, एक मांझी। मांझी क्या होता है बता रहा हूँ। पहले भी मैंने इस पे बात करी है, लेकिन इस मांझी पे तो नहीं। लेकिन ये होता क्या है ये बात करी है। मैंने कहा है प्रत्येक जनजाति की पंचायत होती है और प्रत्येक जनजाति की पंचायत के नाम अलग अलग होती है। तो हर एक जनजाति की अलग अलग होती है। उसी प्रकार अबूझ माड़िया, इसकी भी एक परंपरागत जाति पंचायत है और उसका नाम भी अलग है। और वहाँ का प्रमुख, उसका नाम खैर बुक में नहीं मिलता है, ठीक है। जो मिलेगा मैं बताऊंगा, लेकिन अलग अलग होती है और आगे पंचायत हम लोग पढ़ेंगे भी। तो उस पंचायत के, अबूझ माड़ जनजाति की जो पंचायत होती है, उस पंचायत के मुखिया को मांझी कहा जाता है। बस इसका काम खत्म यहीं पे है। इसीलिए मैं बोल रहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से याद रखेंगे, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो सिरहा और मांझी दोनों खत्म हो गया है। इसके पहले हमने 3-4 चीज़ और ख़त्म कर ली है, वो फॉर्मेटिंग जरूर याद रखेंगे। अब इम्पॉर्टेंट रह गई घर क्यों लिखा है। हमने घर क्यों लिखा है वो अभी आपको पता चलेगा। घर क्यों लिखा है, इनके एक एक कक्ष का नाम अलग अलग है। जैसे मैं इसको घर लिखूं, सबसे पहले मुझे बताइए, घर में एक बैठक रूम होता है, उसको बोल सकते हो आप बैठक कक्ष, ठीक है। बैठक कक्ष होता है। और घर पे एक रसोई होता है और एक संग्रहण कक्ष होता है। इसको अच्छे से देखेंगे, संग्रहण कक्ष होता है। मैं बार बार नहीं लिखूंगा। बैठक कक्ष होता है। बैठक कक्ष को अगहा कहा जाता है। अगहा, इसको मैं लिख देता हूँ स्पेलिंग, आपसे नहीं बनेगा तो अगहा, ठीक है। बैठक कक्ष को अगहा कहा जाता है। उसी प्रकार रसोई को आंगड़ी कहा जाता है, ठीक है। आप इसको इसके आगे भी लिख सकते हैं, इसके आगे आप लिख सकते हैं, इसको अगहा कहा जाता है। वो बहुत कुछ हमने कंप्लीट कर लिया है। वो फॉर्मेटिंग हमेशा याद रखेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि उसके बिना इतना फैक्ट्स याद करना मुश्किल है यार, ठीक। और नृत्य की बात करते हैं। ये नृत्य को यहाँ इसलिए मेंशन किया है क्योंकि इनकी संस्कृति है और हम लोग चल ही वैसे रहे हैं। कैसे चल रहे हैं? सामाजिक, सांस्कृतिक और फिर धार्मिक। तो सामाजिक खत्म हो गया है, सांस्कृतिक भी खत्म होने वाले, नृत्य खत्म करते हैं, फिर सांस्कृतिक जीवन भी खत्म। और दोनों जोड़ के ही पूछा जाएगा, क्योंकि समाज संस्कृति है, संस्कृति दोनों एक साथ है। तो इसलिए यहाँ पर नृत्य है, तो नृत्य याद रखेंगे। कक्सार नृत्य करते हैं इन लोग।
आगे हम पढ़ेंगे। ऐसा बस नाम ही है ना, है ऐसा तो नहीं, इसमें समझने वाला कम चीज़ है, पढ़ने वाला ज़्यादा है। ठीक है, ककसार नृत्य का नाम ककसार है। और दूसरा चीज़ है कोकटी घोड़ा। ये बड़ा अजीब लगता होगा आपको सुनने में, कोकटी घोड़ा। फिर वही बात है, करके दिखाया नहीं जा सकता है, बस आप याद रखेंगे ककसार नृत्य कोकटी घोड़ा किसकी नृत्य है? अबूझमाड़ की नृत्य है। परफेक्ट। तो अब हम आगे चलते हैं। तो इस प्रकार आपका सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन खत्म होता है। और एक चीज़ मैं फिर बोला हूँ कि सामाजिक सांस्कृतिक में ही हम लोग धार्मिक जीवन को ऐड कर रहे हैं, क्योंकि उतना बड़ा नहीं है। तो धार्मिक जीवन में बस एक ही चीज़ याद रखना है, ऐसा कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट वो नहीं है, वो है बूढ़ा देव। इनके प्रमुख देवता का नाम है बूढ़ा देव, याद रखेंगे। लोनू पे कंफ्यूज नहीं होना, लोनू इनके कुल देवता का नाम है और बूढ़ा देव इनके प्रमुख देवता का नाम है। बूढ़ा देव के साथ ये ठाकुर देव, ठीक है, और बूढ़ी माई लिख लो यार, बूढ़ी माई, ये तीनों को इन लोग मानते हैं। यहाँ तक परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो धार्मिक जीवन भी खत्म होता है, बस इतना ही इसको लिख के रखेंगे। अब ज़्यादा बचा नहीं है, इसके आर्थिक जीवन पे चलते हैं। जो मैंने बताया है वो फॉर्मेटिंग अब अगर आप पकड़ के रखेंगे या फिर अपने दीवार में चिपकाएंगे तो रिवाइज के लिए बहुत आसान होगा। और वो आदि चिपका के रखते हैं आपके कॉपी के कोने में, अगर वो मेंशन है तो बहुत अट्रैक्टिव लगेगा और उसी से आप उसका रिवाइज करोगे, बार बार कितना खोलोगे। तो आर्थिक जीवन पे देखते हैं, ये भी मैं समझा चुका हूँ, बस एक एक फैक्ट बस मिलता जाएगा। क्या समझाया हूँ कि प्रत्येक जनजाति स्थानांतरित कृषि करती है, अस्थायी कृषि करती है, वो हर एक जनजाति करती है, बस उसका नाम अलग अलग है। ठीक है, और इसका नाम भी मैं बताया हूँ। जब हम लोग गोड़ जनजाति पढ़ रहे थे तो गोड़ के दो जनजाति मैंने बताया था, माड़िया और फिर अबूझमाड़िया। उस टाइम मैंने बता दिया है कि इसकी स्थानांतरित कृषि का नाम क्या है। अगर आपको याद हो तो फिर मैं बता दे रहा हूँ, उसके स्थानांतरित कृषि का नाम पेद्दा है। यहाँ पे एक फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसका नाम है कघई। यार बहुत ज़्यादा फैक्ट है, इसको बार बार रिवाइज करना है, इसलिए मैं फॉर्मेटिंग करके पढ़ाता हूँ। वो फॉर्मेट हमेशा याद रखें। कघई देखिए, स्थानांतरित कृषि करते हैं, ये तो स्थानांतरित कृषि का नाम है जिसका नाम पेद्दा है, जो अबूझमाड़ के लिए है। इस स्थानांतरित कृषि के लिए जो स्थल होता है, यानी कि एक प्रकार आप खेत बोल सकते हो, जो बनाते हैं इन लोग जंगल वंगल काट के, आग वाग लगा के, उसको कघई कहा जाता है। तो ये रहा इनका आर्थिक जीवन। अब हम कुछ फैक्ट पे चलते हैं। बस जो मेन चीज़ है वो ख़त्म हो गया है, बस एक दो चीज़ और है, उसको मैं अलग से फैक्ट के रूप में लिखा दे रहा हूँ। इसको आप अलग से फैक्ट के रूप में लिखेंगे। इनमें से पहला चीज़ है बोली, जैसा कि हम हमेशा लास्ट में ही करते आए हैं। इनकी बोली क्या है, और बताइए भैया ये लोग पीते क्या हैं, यानी कि इनके पेय पदार्थ क्या है। ठीक है, और तीसरी चीज़ यहाँ पे एक बुक है। अब इधर आपको ना हर एक जनजाति को बुक मिलेगा, क्योंकि इस पर रिसर्च करके विद्वानों ने बुक लिखा है। तो किसने कौन सी बुक लिखी है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। और जो मैं फैक्ट में लिखा रहा हूँ ना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है। बोली की बात करें तो ये माड़ी बोली बोलती हैं। पेय पदार्थ की बात करें तो ये सल्फी पीते हैं। ठीक है, और साथ में महुए का शराब। अब आप बोलोगे गोड़ भी पिए थे, तो गोड़ की तो उपजाती है भाई, तो ये भी पिएंगे ना। तो महुए का शराब पीते हैं, सल्फी का ये लोग पेय पदार्थ सेवन करते हैं, और फिर बोली माड़ी बोली बोलते हैं। बुक के मैं नाम बता रहा हूँ, द अबूझमाड़। ये बुक का नाम है द अबूझमाड़। इस बुक की रचना याद रखेंगे, इसको अच्छे से लिखेंगे, ऊपर लिख रहा हूँ, टी.वी. नायक ने की है। और ये भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, ऐसे कभी वो सदमे मत रहना कि पूछा गया तो अब नहीं पूछेगा। ठीक है, ये पूछता ही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बोली भी पूछ चुका है, पेय पदार्थ भी पूछ चुका है, बुक भी पूछ चुका है, और पूछने का वो है। ठीक है, तो हादसे से पहले तैयार रहिए। तो ये चीज़ हो गया। तो आपका इस प्रकार ख़त्म होता है अबूझमाड़िया। तो अब हम बात करते हैं कमार जनजाति पे। कमार जनजाति पे वही फिर से थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर रहा हूँ। इसके हम लोग एक इंट्रो दे देंगे, इंट्रो के साथ एक उत्पत्ति देंगे, याद रखेंगे कि उत्पत्ति हुई कैसे है। फिर इनके संकेंद्रण पे चलेंगे कि रहते कहाँ पे हैं, और तीसरी चीज़ है इनके जीवन पे चलेंगे, जहाँ पे सामाजिक जीवन होगा, सांस्कृतिक जीवन होगा, ठीक है, और फिर धार्मिक जीवन होगा। यहीं पे एक जल्दी से फॉर्मेटिंग दे देता हूँ मैं, जो कि हम लोग 1 बाय 1 फिर चलेंगे। सामाजिक जीवन में मृत्यु, मृतक संस्कार देखेंगे। मृतक संस्कार के बाद कुछ अलग चीज़ है, कुरहा देख लेंगे यहाँ पे, और फिर यहाँ पे, हाँ ठीक है, मृतक संस्कार देखेंगे, कुरहा देखेंगे, और फिर एक घोड़सवारी, जो घोड़े छूना वो रहता है, वो मैं बताऊंगा बीच में। ठीक, तो इंट्रो रहेगा, उत्पत्ति रहेगा, संकेंद्रण रहेगा, जीवन रहेगा, फिर इनके सामाजिक सांस्कृतिक धार्मिक जीवन रहेगा, फिर यहाँ पे आर्थिक जीवन पे हम लोग चलेंगे। ठीक, आर्थिक जीवन रहेगा, और जो बचेगा उसको हम लोग फैक्ट के रूप में देख लेंगे, जो कि बुक वगैरह है।
तो अब स्टार्ट करते हैं औपचारिक रूप से कि कमार की इंट्रोडक्शन क्या है, इसकी उत्पत्ति क्या है। तो उत्पत्ति के संबंध में एक चीज़ याद रखेंगे, कचना है ये, कचना प्लस ध्रुवा, कचना प्लस ध्रुवा जनजाति से इसकी उत्पत्ति मानते हैं। और कमारों की पहचान होती है उनके कंधे पे धनुष बाण रखना, कुल्हाड़ी रखना, ये उनकी मुख्य पहचान होती है। और उनकी उत्पत्ति कचना और ध्रुवा से मानते हैं, यही इनकी इंट्रो है और उत्पत्ति है। तो इंट्रो और उत्पत्ति जब समझ जाने के बाद अब हम चलते हैं संकेंद्रण रहते कहाँ पे हैं। तो रहते सिर्फ एक ही जगह है, एक ही जगह आप याद रखेंगे, वो है गरियाबंद। ये जीबी लिख रहा हूँ, गरियाबंद। आंशिक रूप में थोड़ा सा धमतरी में भी पाया जाता है, ये धमतरी जिले में, लेकिन मुख्यतः रहते हैं गरियाबंद में। तो संकेंद्रण भी आपका खत्म हो गया। मेन चीज़ आते हैं जीवन पे। ये अभी ऊपर बताया ये भी मेन ही चीज़ है ना, लेकिन मुख्य रूप से जो ज़्यादा पढ़ना है जीवन पे पढ़ते हैं, वो इग्नोर नहीं कीजिएगा उसको, ठीक है। तो संकेंद्रण खत्म हो जाता है, इंट्रो खत्म हो जाता है, जीवन देखते हैं। सामाजिक जीवन, सांस्कृतिक जीवन, धार्मिक जीवन एक साथ लेके चल रहे हैं, जिसमें मृतक संस्कार है। मृत्यु होने के बाद व्यक्ति के शरीर को दफनाए जाते हैं, पहली चीज़ तो यही है। और दूसरा चीज़ है 3 दिन तक शोक मनाने का कार्य किया जाता है। तीसरे दिन मृत्यु होने पर दफनाए जाते हैं, 3 दिन तक शोक मनाने का कार्य किया जाता है। तीसरे दिन तीज नहावन होता है इनमें, ठीक है। तीसरे दिन तीज नहावन होता है, अब लिख लेंगे, तीसरे दिन तीज नहावन होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है 10वें दिन, इसको पहले आप लिख लो, 10वें दिन 13वें दिन। आर्थिक स्थिति के अनुसार या तो वो 10वें दिन मृत्यु भोज देगा, भोज कराएगा, या फिर 13वां दिन। उसके आर्थिक स्थिति पे डिपेंड करता है कि कौन से दिन देगा। अगर आर्थिक स्थिति कमज़ोर है तो 13वें दिन दे सकता है, ऐसा है इसका, ठीक है। तो मृत्यु संस्कार यहाँ पे ख़त्म होता है। अब कुरहा की बात करते हैं। सामाजिक इस संस्कृति में जा रही छोटा सा चीज़ है, ज़्यादा टेंशन ना लीजिएगा, इसलिए इसको मैं कमार के यहीं पढ़ा दे रहा हूँ। कुरहा देखिए, जैसे वहाँ हमने मांझी देखा था, वैसे सेम इज इट इज़ कुरहा, यानी कि ये भी इनके परंपरागत जाति पंचायत होती है, ठीक है ना। उसके मुखिया होते हैं, ये क्या होती है, जाति पंचायत, परंपरागत जाति पंचायत की मुखिया क्या कहलाता है, कुरहा कहलाता है। तो कुरहा वाला भी काम खत्म। 2 चीज़ याद रखेंगे, घोड़े को छूना, कमार जनजाति में घोड़े को छूना, स्पर्श करना, और फिर दूसरा बाल कटाना, घोड़े को छूना, स्पर्श करना और बाल कटवाना निषेध होता है। अब बोलेंगे बाल कटवाना निषेध होता है, तो अब भाई बुक में जो मिला वही बता रहा हूँ भैया, मैं कुछ नहीं जानता, ठीक, तो उसको समझा नहीं सकता हूँ। तो घोड़े को छूना, बाल कटवाना निषेध होता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया इनके समाज एवं संस्कृति में। एक नृत्य जोड़ सकते हैं समाज में, क्योंकि समाज और संस्कृति में ये सुआ नृत्य करती हैं, स्पेशली महिलाएं। नृत्य जोड़ेंगे तो नृत्य में सुआ नृत्य लिखेंगे, जैसे कि वहाँ पे हमने कक्सार बताया था उजमाड़िया में, और कोकटी घोड़ा की बात करी थी। उसी प्रकार यहाँ पे कमार जनजाति में नृत्य है सुआ, स्पेशली फॉर वीमेन, ठीक है ना, वीमेन के लिए है। तो ये चीज़ हो गया। अब हम लोग का जीवन खत्म करने के बाद आर्थिक जीवन पे चलते हैं। सामाजिक जीवन खत्म करने के बाद आर्थिक जीवन पे चलते हैं। आर्थिक जीवन में फिर वही बात आती है, स्थानांतरित कृषि करते हैं। जैसे कि प्रत्येक जनजाति की स्थानांतरित कृषि के जो स्पेशल नेम होता है वो बताते आए हैं, उसी प्रकार ये भी एक स्थानांतरित कृषि करती है। स्थानांतरित कृषि क्या होती है 2-3 वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है, तो यहाँ नहीं बताऊँगा। तो इनकी स्थानांतरित कृषि का नाम है दाहिया, इसको लिखेंगे। इनकी स्थानांतरित कृषि का नाम है दाहिया। एक एक फैक्ट को लिखवा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, इसको पढ़िएगा, अच्छे से लिखेंगे। दाहिया कहलाती है, ठीक। इसके अतिरिक्त कमार बांस के सुंदर सामान, इसको लिखेंगे। इसके बारे में एक और बताऊँगा मैं, सुंदर सामान बनाने हेतु विख्यात होते हैं, ठीक है। बांस के सुंदर सामान बनाते हैं, और ये भी इनके आजीविका के साधन होते हैं। और इसको सेम लिखेंगे, जरा भी इधर उधर नहीं करेंगे। बांस के बर्तन नहीं लिखेंगे ना, बांस का कोई टोकरी वोकरी ऐसे मत लिखना, क्योंकि बांस की टोकरी कोई और बनाता है, ऐसा भी आ जाता है वहाँ पे क्वेश्चन। बांस के बर्तन कोई और बनाता है, ऐसा बांस के रिलेटेड बहुत सारे चीज़ हैं, इसलिए सेम लिखेंगे। बांस का सुंदर सामान ही लिखेंगे बस, ठीक है ना। सुंदर सामान बनाने के लिए विख्यात होते हैं। तो आर्थिक जीवन इस प्रकार का आपका खत्म होता है। और मैं समाज एवं संस्कृति में एक धार्मिक जीवन जोड़ूंगा बोला था, उससे पहले मेरे आर्थिक से पहले धार्मिक जीवन बताना था, लेकिन आर्थिक बता दिया। इसको समाज एवं संस्कृति में जोड़ेंगे, धर्म को, धार्मिक जीवन को। ये सबसे पहले इनके मुख्य देवता वन देवता होता है, इसको आप याद रखेंगे, वन देवता। इसके बारे में एक फैक्ट ये है कि जब ये शिकार करते हैं, कमार जनजाति जब ये शिकार करते हैं तो शिकार के सिर को काट के, शिकार के सिर के या फिर सर को काट के वन देवता में अर्पित करते हैं। एकदम क्लियर है। तो इनके मुख्य देवता वन देवता है। और इनके पूर्वज
गाता डूम, अगर आपको दिख रहा होगा अच्छे से या फिर सुन के लिखेंगे गाता डूम, इनके पूर्वज गाता डूम कहलाते हैं। तो ये इनका धार्मिक जीवन से संबंधित रिलेटेड वो हो गया, मतलब इनके बारे में एक्सप्लेनेशन हो गया। अब हम कुछ फैक्ट्स पे चलते हैं। फैक्ट में ज़्यादा कुछ है नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है बुक, बस इसके बाद ख़त्म हो जाएगा। बुक का नाम है द कमार। द कमार की रचना श्यामाचरण दुबे ने की है। बस इस श्यामाचरण लिखा हूँ, दुबे लिख लीजिएगा। तो द कमार एक बुक है, इस